हम आज चरक संहिता सूत्रस्थान का 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुत बड़ा महाचतुष्पाद। महा नाम से 2 चैप्टर आते हैं। हाँ? महा वाले कितने चैप्टर है आयुर्वेद में? 3। हाँ? 3 महाचतुष्पाद महाचतुष्पाद, महारोगाध्याय और एक और क्या है? अर्थदशमामूली। ये 3 चैप्टर। एक चैप्टर है आयुर्वेद चरक संहिता में जो है ऑर्गन के नाम पे, ग्रहणी। एक चैप्टर है जो दोष के नाम पे है, वो है वात कलाकली। एक चैप्टर है जो धातु के नाम पे है, वो है विदिशोणी। तो ये अपने आप में सब एक तरह से अलग ही रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये चैप्टर अपना 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 इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज। जिसको आना होगा आएगा, पर इनको बुला लो यार कोई। हाँ, चतुष्पादम षोडश कलम वेशजम इति 20 जो भाषंते, ये ब्रैकेट लगाना, मार्क करना। ये षोडश कला युक्त होती है। बेशक कैसी होती है? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चरक के अकॉर्डिंग भेषज कितने कला युक्त होती है? यही आएगा, भेषज कितने कला युक्त होती है? षोडश कला युक्त होती है या षोडश कलम होती है। कलम का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था, कला अकला गुण। तो यहाँ पर गुण कौन से गुण है? वो षोडश गुण चतुष्पाद के गुण है ना। बड़े दिनों बाद आज जयपुर में बारिश हो रही, अभी हो रही है बारिश। खुशबू आ गई। हो रही है क्या मेरे मुख बाहर? चलो बोलो। यद उत्तम पूर्वाध्याय षोडश गुणमिति, जो कि पहले पूर्वाध्याय मतलब पुस्तक चतुष्पाद में 16 गुण बताए। तद भेषज, कौन सी भेषज? व भेषज। क्यों यहाँ पर व भेषज वर्ड क्यों यूज हुआ है? यहाँ भेषज वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हाँ, चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रश्नम प्रतिस्थापनम हितम विद्याद भेषज नामानि। बोलो। चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रश्नम प्रतिस्थापनम हितम विद्याद भेषज नामानि। तो वहां पर आई थी चिकित्सा की डेफिनेशन, इसलिए वो चतुष्पाद की प्रवृत्ति वाली चिकित्सा है। आया था ना, चतुर्नाम बीजगादि नाम शस्ता नाम धातु व्यक्त। तो वो चिकित्सा कौन सी थी? चतुष्पाद की प्रवृत्ति वाली, इसीलिए बोल रहा है कि तद भेषज, वह भेषज कौन सी भेषज? जो षोडश कला युक्त है, जिसमें चिकित्सा के चतुष्पाद के गुण है। युक्ति युक्तम, उसका प्रयोग कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू यूज युक्ति युक्त। विदाउट युक्ति काम नहीं करेगी। सो कैसे यूज करना है? युक्ति युक्त यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि एक युक्ति है और एक युक्ता है। युक्ता, युक्ति युक्तम, भेषजम, अलम। अलम का मतलब क्या होता है? अलम का मतलब क्या होता है? अलम मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट, काफी है। आरोग्यायति, भगवान पुनर्वसुवाते, वह आरोग्य के लिए मतलब स्वस्थ रखने में समर्थ है, काफी है। कौन सी? गुणयुक्त चतुष्पाद। तो यहाँ पे अलम वर्ड आया।
अब आ जाओ, ये हो गया। अब यहाँ आया इस चैप्टर में आत्रेय मैत्रेय का संवाद। क्या आया? आत्रेय और मैत्रेय का संवाद। क्वेश्चन आता है आत्रेय मैत्रेय का संवाद किस अध्याय में आता है? तो चरक सूत्र 10 में। याद रहेगा। अब आया, इसकी मैं हिंदी पढ़ूंगा, आपको हिंदी समझना है, ठीक है ना। इसको मैं इसकी श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैत्रेय का चतुष्पाद विषयक विचार, उसने विचार किया चतुष्पाद के अंदर। क्या जो विचार किया वो बता दो, ठीक है। पुनरसु आत्रेय के इन वचनों को सुनकर, भाई आत्रेय जी उपदेश दे रहे थे, वहां एक मैत्रेय भी बैठा था। तो मैत्रेय ने कहा कि नहीं 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 नहीं, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ठीक नहीं है। गुरु जी को बोल रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि चिकित्सा के सभी उपकरण और सेवक से युक्त कुछ रोगी जितेंद्रीय रहते हुए भी कुशल वैद्य से चिकित्सा कराकर रोग से निर्मुक्त हो जाते हैं, किंतु चिकित्सा के सभी उपकरण एवं गुणवान चतुष्पाद के रहते हुए भी कुछ रोगी मर जाते हैं। सही बात है ना? सही बात है ना कि चिकित्सा के चतुष्पाद होते हुए भी, ऐसे तो लिखा है, या सभी उपकरण के होते हुए भी गुणवान चतुष्पाद के रहते हुए भी कुछ रोगी मर जाते हैं। अब देखो कुछ रोगी मर जाते हैं तो फिर आगे क्या बोलेगा फिर? अतः आरोग्य के प्रति औषध कारण नहीं है। उसने बोला कि भाई स्वस्थ रखने में औषध कोई कारण नहीं है। जैसे एक बड़े गहरे गड्ढे या तालाब में थोड़ा जल अथवा बहती हुई नदी, दूर के ढेर में एक मुट्ठी धूलि छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होता है। चलो बेटा कि एक समुद्र में से लोटा जल निकाल दो या जल डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या एक रेत के टीले में से एक मुट्ठी रेत ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर एक बहती हुई नदी में थोड़ा सा पानी या रेत डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही दूसरे कुछ रोगी चिकित्सा के समान तथा परिचारक के न रहते हुए भी स्वयं असंयमी रहते हुए मूर्ख वैद्य द्वारा चिकित्सा कराकर आरोग्य का लाभ कर लेते हैं ना। होता है ना, कई लोग ठीक हो जाते हैं, हर कहीं गली में कोई डॉक्टर बैठा है झोला छाप कर, उससे भी ठीक हो जाते हैं कुछ। फिर क्या बढ़ा, कुछ रोगी साधन और परिचारक के अभाव में असंयमी रहते हुए मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराने पर मर जाते हैं। दोनों कंडीशन बोली उसने, क्योंकि चिकित्सा करने पर आरोग्य लाभ होता है और चिकित्सा करने पर भी मृत्यु होती है। दोनों बोला ना कि आपने ट्रीटमेंट किया ठीक हो गया, ट्रीटमेंट किया मर गया। तो अतः प्रतीत होता है कि औषध करना और न करने में कोई अलग अलग डिफरेंस नहीं है। मतलब अब आप चिकित्सा करो या ना करो कोई फर्क नहीं है। फिर इसमें आते ने बोला कि भाई आपकी एक प्रॉब्लम है मैत्रेय सर। मैत्रेय सर की कौन सी प्रॉब्लम है? मैत्रेय सर की प्रॉब्लम है वो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? प्रॉपर परीक्षा नहीं कर रहे। तो यहाँ पर सब कुछ बोलेगा। क्या करना है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो परीक्षा करके चिकित्सा करता है वो कौन होता है? कुशल होता है। वो कुशल का मतलब वही चिकित्सा में सक्सेस होता है, ठीक है ना। समझ गए? अब आ जाओ। अब देखो लिखा है 5 नंबर, इसमें एक लाइन आती है पहले, ये जो पैराग्राफ है ना इसमें नीचे 3rd लाइन, परीक्ष कारणों कुशला भवंति, ये रेफरेंस पूछते हैं। परीक्ष कारणों कुशला भवंति, इसको ब्रैकेट लगाना, ठीक है। कल मेरे मैं उधर ओपीडी कर रहा था ना, कल मतलब एक बोलेरो आके रुका। एक बोलेरो में से 8-9 किन्नर उतरे, और एक किन्नर आया बोला कि हाँ। फिर आत्रेय ने समाधान क्या बताया? आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने कहा, हे मैत्रेय आप गलत सोच रहे हो। षोडश गुण से युक्त चिकित्सा से चिकित्सा होने पर भी रोगी मर जाते हैं। सही बात है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि औषध का प्रयोग से साध्य होने वाली व्याधियों में औषध का प्रयोग व्यर्थ नहीं होता है। ये इसका मतलब ये बोल रहा है पुनर्वसु कि जिसमें आप औषधि का प्रयोग करके चिकित्सा कर सकते हो, मतलब जो बेशस्यादि व्याधि है, कौन सी? बेशस्यादि। उस व्याधि में औषध का प्रयोग करना बेकार नहीं है, उससे क्या होगा? ठीक हो जाएगा पेशेंट। और षोडश कल के बिना चिकित्सा के बिना ही रोग मुक्त हो जाने वाले रोग की चिकित्सा में षोडश गुण युक्त चिकित्सा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, यह बात नहीं है। क्योंकि जैसे कोई मनुष्य फिसल कर गिर पड़ा, ये उदाहरण देते हैं ना, बहुत अच्छा उदाहरण, ब्रैकेट लगाना, कि जैसे कोई मनुष्य फिसल कर गिर पड़ा और स्वयं उठ खड़े होने में समर्थ नहीं है, यदि दूसरा व्यक्ति अपना बल लगाकर हाथ पकड़ के उठा दे तो वो मनुष्य गिरा हुआ मनुष्य शीघ्र ही उठकर खड़ा होता है। इस तरह जो रोगी स्वयं साध्य है उस पर भी संपूर्ण चिकित्सा का प्रयोग किया जाए तो वह अतिशीघ्र रोगी आरोग्य को लाभ करता है। होता है ना कि मेडिसिन तो एक सपोर्ट है, बाकी कौन ठीक करता है? बॉडी अपने आप को ठीक करती है, ऐसा बोलते हैं ना मॉडर्न वाले।
अरे हमारा आयुर्वेद वाले बोलते हैं मोटर वाले देखो, समझ गए। अब आ जाओ। फिर क्या बोल रहा है, आपका यह कथन भी ठीक नहीं है कि संपूर्ण कि कुछ रोगी संपूर्ण छोटस्कल चिकित्सा का प्रयोग करने में मर जाते हैं, क्योंकि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जितने रोगी की षोडश कला चिकित्सा की जाए वे सभी अच्छे हो, क्योंकि सभी व्याधियां चिकित्सा के साध्य नहीं होती। सही बोला ना, क्योंकि व्याधि की चिकित्सा की साध्यता साध्यता देखना बहुत जरूरी इस चैप्टर में। इसीलिए तो बोलेगा कि 4 प्रकार के होते हैं, सुख साध्य, प्रतिसाध्य या अनुक्रम, है ना, साध्य साध्य के भेद, इसीलिए बोलेगा वो, क्योंकि आप साध्यता साध्य को देख के बिना चिकित्सा करोगे तो क्या होगा ये भी बताएगा। और यहाँ पे ये भी बोलेगा कि असाध्य का कोई विकल्प नहीं होता, ऐसा भी बोलेगा, इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो वे सभी अच्छे हो जाएं, फिर वे रोग उपाय ये साध्य है, ये बिना चिकित्सा के अच्छे नहीं होते। असाध्य व्याधियों के लिए षोडशकल भेषज का विधान भी नहीं है, क्योंकि विद्वान और ज्ञान संपन्न वैद्य भी मरणो उन्मुख रोगियों को अच्छा करने में समर्थ है। इसीलिए क्या लक्षण आया था पिछले चैप्टर में, क्या लक्षण आया था, प्रकृति स्थेषु भूतेषु आया था। प्रकृति स्थेषु भूतेषु, वो वैद्य की 4 वृत्तियां थी कि जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, जो मरने वाला है, उसकी उपेक्षा करो। आया था ना, शक्य वृत्ति उपेक्षणम प्रकृति स्थेषु भूतेषु, ऐसे करके आया था। उपेक्षणम, वो लाइन ऐसे थी, उपेक्षणम पहले वाले के साथ नहीं था, दूसरे वाले के साथ। उपेक्षणम प्रकृति स्थेषु भूतेषु साध्यम नाति वर्तते, ऐसे करके आया था क्या। हाँ, नहीं, वैद्य वैद्य वृत्ति चतुर्विधा, तो वो वृत्ति इसीलिए है, समझ गया। अब आ जाओ आगे, आगे क्या है। तो इसीलिए अब बोल रहा है वो, चिकित्सा करते हुए मनुष्य चिकित्सा करते समय परीक्षा करने के बाद जो कार्य करता है वही कुशल होते हैं। इसीलिए आया था परीक्षाकारिणो ही, बोलो क्वेश्चन पूछूंगा मैं 100%, परीक्षाकारिणो ही कुशला भवंती, परीक्षा करनी पड़ेगी, परीक्षाकारिणो ही कुशला भवंती। अब आ जाओ आगे, अब बोलता हूँ। जैसे योग के और बाण चलाने में व्यस्त व्यक्ति का लक्ष्य बहुत दूर न हो, उस लक्ष्य का स्वरूप बड़ा न हो, तो लक्ष्य को भेदने में विफल नहीं होता किंतु सफल होता है। इस प्रकार अपने गुणों से युक्त व्यक्ति चिकित्सा की सामग्री से युक्त होकर वह रोगियों के साथ साध्य साध्य रोगों की परीक्षा कर चिकित्सा का प्रयोग करता है, तो साध्य रोगों में विफल नहीं होता है। ये 100% बात है, वो साध्य रोगों को तो ठीक कर ही देगा। अभी तो रोगियों के आरोग्य लाभ, रोगियों को आरोग्य लाभ से युक्त कर देता है, इसलिए कहना ठीक नहीं कि भेषज और अभेषज में कोई भिन्नता नहीं है। इसका मतलब यह है कि भेषज और अभेषज में भिन्नता होती है। बस क्या शर्त है, क्या शर्त है, कंडीशन क्या है, परीक्षाकारिणो ही कुशला भवंती शर्त है। हाँ, डायग्नोसिस, वो ये परीक्षाकारिणो ही कुशला भवंती। इसलिए क्या बोल रहा है, उपयुक्त के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण, और इस ये सभी कंसेप्ट होता है, ये जो बताया ना कि भाई परीक्षा करके चिकित्सा करना या फिर नहीं करना, उसमें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण की जो हम देखते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमको देखने को मिलता है। इसलिए आचार्य ने क्या बोला कि जो हम प्रत्यक्ष करते हैं, जिसको हम कई बार देखते हैं, वो चीजें कौन सी है, ये आई। इसीलिए यहाँ पर क्या आया, इदम न च प्रत्यक्षम आया ना, उपयुक्त के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण। देखो क्या आया, प्रत्यक्षम यद अनातुरेण भेषजेन 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 आतुरम चिकित्सित श्यामम अक्षामेन। तो श्याम व्यक्ति की चिकित्सा कैसे करनी है, अश्याम मतलब रंगन करके। तो ये याद रखना है पूरा, मैं पूछता हूँ ना, मैं पूछता हूँ ना, ये हमेशा पूछता हूँ ना मैं, ये श्लोक 6 नंबर मैं पूछता ही हूँ, ये 100% एक कुछ न कुछ पूछूंगा मैं आपसे। मैं पूछूंगा बताओ न्यू धातु पुर्याम कहाँ आया, आप तो सोचोगे
अब समझ में आ गया किसके बारे में? साध्यता सत्य का विचार करके, परीक्षा करके चिकित्सा करने के संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ आता है? तो रेफरेंस आएगा चरक सूत्र 10। कृशम च दुर्बलम आप्यायम। तो क्रश और दुर्बल का आप्यायन मतलब क्या कराना चाहिए? वर्धन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तो स्थूल और मेदस्वी व्यक्ति, तो जो स्थूल होगा वो मेदस्वी होगा, उसमें क्या कराना है? चिकित्सा अपतर्पण। ये प्रत्यक्ष है कि हम स्थूल और मेदस्वी व्यक्ति में अपतर्पण करते हैं तो वो पतला हो जाता है। फिर शीत उष्ण अभिभूतम उपचार, शीत और उष्ण से अभितप्ते उसमें उपचार करना चाहिए। कौन सा उपचार करना चाहिए बताओ? विपरीत उपचार। कौन सा उपचार विपरीत? मतलब शीत शीत से ये है तो उष्ण, और उष्ण से है तो शीत, ये विपरीत विपरीत चिकित्सा सूत्र। फिर आ जाओ, शीतम अभिभूतम उष्णेन, आ गया ना? तो शीत से अभिभूत हो तो उष्ण, और न्यून धातु हो तो न्यून धातु हो तो उसमें क्या कराना है? पूर्ण कराना है। क्या कराना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यून धातुओं की पूर्ति कैसे करोगे? किस सिद्धांत से करोगे? न्यून धातुओं की पूर्ति किस सिद्धांत से होती है? सामान्य विशेष सामान्य सिद्धांत से। तो सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य अधिकरण सिद्धांत से होती है। और बड़े हुए धातुओं को घटाते हैं, ये किस सिद्धांत से होती है? विशेष सिद्धांत से। सिंपल। अब आ जाओ व्यतिरिक्त भाष्य, फिर व्याधि मूल विपर्य। इस पूरे चैप्टर की ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे को सबसे अच्छी लगती है इस पूरे चैप्टर की। इवन मान लो सूत्र स्थान की भी बहुत अच्छी लाइन है, तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है चिकित्सा में। जिसको यूज करना आ गया ना, आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो कभी भी अपने आप को यूं मत सोचना कि यार मैं आयुर्वेद से हूँ, कॉन्फिडेंस डाउन मत करना, लो फील कभी मत करना। अपनी लाइफ में कभी भी लो फील मत करना। लो फील करो तो मुझे मैसेज कर देना, बट लो फील कभी मत करना। कभी भी लो फील मत करना, ध्यान रखना, ठीक है? पक्का? लो फील करो तो मुझे मैसेज जरूर कर देना कि आज ये हो रहा है, बताओ क्या करें। मैं बताता हूँ। क्या करें हैं? जुड़े रहेंगे ना? जुड़े रहेंगे तो सही रहेगा। व्याधीन मूल विपर्ययनो। तो व्याधि की मूल, अच्छा व्याधि के मूल का मतलब क्या? अब बताओ, व्याधि की मूल का मतलब क्या है यहाँ पर? निदान हेतु। इसलिए त्रिसूत्र आयुर्वेद का आया, पर यहाँ डिस्कशन आया ना कि त्रिसूत्र आयुर्वेद को कैसे अप्लाई करना है। इससे यही समझना है ना कि हेतु लिंग औषध में से क्या इंपॉर्टेंट है? हेतु। इसलिए बोल रहा है त्रिसूत्र आयुर्वेद को यहाँ तक खींच लिया कि व्याधि के मूल के विपरीत, इसीलिए कौन सी चिकित्सा है ये? हेतु विपरीत उपचरंत। फिर सम्यक प्रकृति। और प्रकृति क्या होती है? सम्यक प्रकृति क्या होती है? प्रकृति, प्रकृति को क्या बोला? आरोग्य बोला है क्या? सुख संज्ञक आरोग्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। ये क्या था? धातु के लिए इसलिए लिखा है कि सम्यक प्रकृति स्थापन करना है। और यही चिकित्सा क्या है बताओ? अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आई बताओ? प्रकृति स्थापन आया, प्रकृति स्थापयाम आया, आया क्या प्रकृति स्थापयाम? और प्रकृति स्थापन किसका पर्याय है? चिकित्सा का और भेषज का है। अब बताओ मुझे, ये सबसे लास्ट पर्याय है ना? सेकेंड लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट। इसके बाद क्या आएगा अगला? अगला मेडिसिन नहीं है, अगला मेडिसिन नहीं है। अब आप एक बार प्रकृति स्थापित हो गए, आप स्वस्थ हो गए, उसके बाद अब आपको क्या करना है? हमेशा घेवर नहीं खाना है।
क्या नहीं करना है? दोनों को लपेटे में आ गए ना घेवर खा के। तो वो हितकर आहार का मतलब, ये हितम का मतलब ये है कि आपको हितकर आहार विहार करना है प्रकृति स्थापन के बाद। और प्रकृति स्थापन का लक्षण कहाँ दिया हुआ है? प्रकृति स्थापन का लक्षण तो बताएगा मुझे। प्रकृतिस्थ पुरुष के लक्षण कहाँ है? प्रकृति स्थापन का मतलब ही यही है, प्रकृतिस्थ पुरुष, जो व्यक्ति प्रकृतिस्थ हो गया, उसकी बॉडी बीमारी से पहले जैसी थी वैसी हो गई। कहाँ आया प्रकृतिस्थ पुरुष का लक्षण? ना, पूजा ने सही बोला। कहाँ आया? कौन से चैप्टर में आया आप बताओ सिद्धि के। ये बता दोगे तो मजा आ जाएगी, समझ जाऊंगा कि बस गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब तुम सीधे एयरप्लेन में हो। ये कोई बता दे मुझे, कोई तो बता दे क्या हो गया। चरक सिद्धि छः, छः में हो सकता है आई थिंक, आई होप सो। सब ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है इसलिए मुझे बुक बुक निकालनी पड़ रही है। 6 चैप्टर ही खोलूंगा, देखना बोली विद इन 10 सेकेंड। नहीं आया 12वें में है क्या? 6 में नहीं, 12 मिल गया। अरे इस पेज पे ये रहा श्लोक नंबर 9। 6 और 12 में बड़ा कंफ्यूजन। 9 नंबर, सर्वक्षमो ही असंसर्गो प्रतियुक्त स्थिरेंद्रिय बलवान, पूरे बल आ गया, सत्व संपन्न, उसका सत्व, सत्व का मतलब यहाँ है मन, मन स्थिर हो गया, मन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर रहा हो यहाँ, ये मतलब विज्ञेयम प्रकृति। मतलब देखो इस पे क्या लाइन आई, शारीरिक और मानसिक दोनों भाव आए, आए क्या? आगे ना, तो शारीरिक और मानसिक स्वस्थ दोनों, दोनों को बता दिया ना इधर। बोलो समदो समाग्नि संधातु मल क्रिया, वो उसकी फंक्शनल स्टेट है ये, समदो समाग्नि संधातु मल क्रिया की फंक्शनल स्टेट बता दी। कैसे होगा? सर्वक्षम हो, सब कुछ आहार विहार को खाने में समर्थ हो जाए बिल्कुल फ्रीली। असंसर्गो मतलब मलमूत्र आदि का वेग बिना किसी बाधा के, इसी को बोलते हैं ना, मैं पूछता रहता हूँ ना, पेट साफ होता है क्या प्रॉपरली, भूख लगती है क्या, यूरिन सही आ रहा है क्या, पूछता हूँ ना। क्यों पूछता हूँ? स्थिर इंद्री, इंद्रियां स्थिर हो गई, बलवान है, सत्य संपन्न, ये याद रखना, ये श्लोक याद कर लेना, ठीक है। अब चलो अब शुरू करो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, व्याधि मूल विप्रय, ठीक है ना। तो व्याधि के मूल के यहाँ पर हेतु भी आ गया, और चिकित्सा भी आ गया, और भेषज भी आ गया, और प्रकृति स्थापन भी आ गया, और पथ्य भी आ गया, इस लाइन में सब कुछ आ गया। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से, और प्रत्यक्ष कब होता है? आत्मेन्द्रिय मनोर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, सम्यक प्रत्यक्ष होगा, वरना नहीं। आ जाओ, अब मैं शुरू करता हूँ साध्यता साध्यता से संबंधी विस्तृत विचार, डिटेल में डिस्कशन। अब साध्यता साध्यता, अब आता है दूसरा पॉइंट। पहला ऑप्शन क्या था?
पहला ऑप्शन था चतुष्पाद संबंध, इसीलिए इसका नाम क्या आया, महाचतुष्पाद। क्या आया इस चैप्टर का नाम? अरे पहले कुटाक बोल दिया, अब बोला महा। महा क्यों बोला? क्योंकि चतुष्पाद की प्रवृत्ति होना, किस तरह से होना, साध्यता साध्यता का विचार करके होना, नहीं होना, उसमें क्या कारण है, ये सब कारण। इसीलिए साध्यता साध्य संबंधी विस्तृत जात 8 7 8 नंबर। साध्य साध्य विभाग के ज्ञान पूर्व चिकित्सा आ गया ना। इस साध्य और असाध्य वेदों को समझने वाले वेद यदि ज्ञान पूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करता है तो काले च आरभते कर्म यतत साध्यति ध्रुवम। ध्रुवम का मतलब क्या? ध्रुवम किसको शो कर रहा है? निश्चित, सर्टेनिटी, कि निश्चित रूप से यू विल गेट सक्सेस, आप 100% सफल हो जाओगे विदाउट एनी डाउट। इसलिए लिखा है कि काल के अनुसार और साध्य साध्यता का विचार करके आपने क्या किया, चिकित्सा करी, तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और अब बोल रहा है कि अपने साध्यता साध्यता का विचार नहीं किया, मैंने बताया था ना, ये किसी ने साध्यता साध्यता का विचार ही नहीं किया, उसको क्या क्या लॉस होगा देखो। अर्थ, पैसे की लॉस होगी, पैसे का बहुत ज्यादा लॉस होगा। विद्या, विद्या की हानि होगी। फिर यश, उसकी जो भी पॉपुलैरिटी थी वो कम हो जाएगी, फिर उसकी हानि हो जाएगी। उपक्रोशम, उपक्रोशम का मतलब मैंने बताया था, लोक निंदा या जनापवाद, उसका पात्र बनेगा, ठीक है। प्राप्नुयात नियतम वेद्यो यो असाध्यम समुपद्यते, वो प्राप्त करता है जो अनापवाद नहीं जनापवाद है। क्या है उपक्रोश का मतलब? जनापवाद, चक्रपाणी बोलते हैं। तो ये क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा जो वैद्य साध्य रोगों की चिकित्सा करता है वो निश्चित रूप से एक तो अर्थ की हानि करता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कौन सा ट्रू और फॉल्स है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा आपके टेस्ट में, आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन से कथन सही और गलत है। जो व्यक्ति असाध्य की चिकित्सा करता है तो वह निम्न में से क्या प्राप्त करता है, अर्थ की हानि, विद्या की हानि, या विद्या की अप्रतिष्ठा, या विद्या की प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा, यश की हानि, निंदा का पात्र बनेगा, या रोगियों को संग्रह नहीं कर पाएगा। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको ट्रू और फॉल्स में या कॉलम मिलान में, या फिर ऐसे उसका 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 ऑल राइट ऑल करेक्ट ऑल रॉन्ग ऐसे करके क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक। टेस्ट का बता दिया मैंने पैटर्न, ठीक। अब आप सोच लेना। अब आ जाओ आगे। अब आया देखो, साध्यता असाध्यता दो प्रकार की होती है, बताओ साध्य असाध्य के कितने भेद? पहले तो बताओ व्याधि के कितने भेद? व्याधि के दो भेद है ना, साध्य और असाध्य, ऐसा ही है क्या? ये किस भेद से है साध्य साध्य, बताओ साध्य साध्य। हाँ पूजा, गुड। प्रभाव भेद से क्या है, रोगानी। क्या है, सही जगह पकड़ लिया, प्रभाव भेद से रोगानी, सही बोला ना। कहाँ रेफरेंस, साध्य से तो विमान से। अब पूजा सही जा रही है। अब मुझे लग रहा है कि पूजा में विकार दूर हो रहे हैं, अब विकृतियां कम हो रही है, प्रज्ञा अपराध कम कर रही है, सही बोल रहा हूँ क्या? अब विकार दूर हो रहे हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब प्रत्यक्ष हो रहा है अब सही से। चलो कोई बात, ये सही बात है, ये दिखता है, ये दिखने लग जाता है। जिसमें विकृति कम होती है, ज्यादा शोर शराबे वाली दुनिया से, फ्रेंड सर्कल से बाहर आ जाओ तो आपको ज्ञान मिलता रहेगा। सम्यक ज्ञान कहाँ से मिलता है, सम्यक ज्ञान कहाँ से मिलता है? अच्छा ये बताओ, इस जगत की चराचर चीजों को कौन देखता है, ज्ञान किसको प्राप्त होता है? अरे किसको होता है ज्ञान, आत्मा को। और इस जगत की चर अचर क्रियाओं को कौन देख रहा है, वो आत्मा देख रही है। और जब आत्मा को फ्री रखोगे मन के संयोग से, और आत्मा, इसीलिए मैंने बोलता आत्मेंद्रिय मनोरथा नाम सन्निकर्षात् प्रवृत्ति, तो वो आत्मा फ्री है किसके साथ, उस मन के सन्निकर्ष के साथ, इंद्रियों के अर्थ के साथ, इसीलिए वो
सम्यक ज्ञान होता है। दृष्टा पश्यति ही क्रिया। चलो होगा, जैसे जो समझे वैसे। तो यहाँ आया सुख साध्यम मतम साध्यम कृत्य साध्यम अथापि च द्विविधम च अपि असाध्यम, है ना। स्याद याप्यम यच्च अनुक्रमम। तो याप्य और अनुक्रम किसके भेद है बताओ, किसके भेद है याप्य और अनुक्रम? साध्य के क्या असाध्य के? असाध्य के, असाध्य के हैं। और साध्य के क्या है? सुख साध्य और पद साध्य। अब देखो लिखा साध्यानाम त्रिविध च अल्प मध्यम उत्कृष्टम प्रति विकल्पो। तो साध्य के कितने भेद हैं? साध्य के कितने भेद है? एक तो अल्प उपाय साध्य आया ना, एक मध्यम उपाय साध्य और एक के उत्कृष्ट उपाय साध्य। मतलब आपको कहीं बहुत बढ़िया उपाय करना पड़ेगा, कहीं कल अल्प चिकित्सा से अल्प उपाय से ठीक हो जाता। अरे होता है ना, कोई कोई एक दिन में जो दवाई दी दूसरे दिन ठीक हो गया, अरे सुबह दिया शाम को ठीक हो गया, ऐसा भी होता है। तो मेरे साथ अक्सर होता है कि मैंने दवाई खाई और शाम को तो ठीक हो गया, मैं 2 दिन में ठीक हो जाता हूँ लगभग, बहुत सी बात। अल्प उपाय साध्य हो। कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ लोग पखवाड़ा लगते हैं ना, पखवाड़ा लगते हैं ना। चलो आ जाओ। अब आए रेफरेंस। विकल्पो न तो असाध्यानाम नीतानाम विकल्पानाम। चरक सूत्र 1 में क्या लाइन आती थी? साधनम न तो असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते। क्या आती है? साधनम न तो असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते, आ लाइन आती है। समझ लो। अब आ जाओ। अब हम ये पढ़ेंगे बस क्या क्या सुख साध्य के लक्षण, कि सुख साध्य व्याधि कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या टर्म आती है, कृत्य साध्य कैसी होती है। तो सुख साध्य और कृत्य साध्य किसके भेद है? साध्य के भेद है ना, सुख साध्य और कृत्य साध्य। और याप्य और अनुक्रम। अरे विदुषी वेलकम। और फरहीन कहाँ गई? अरे मुस्कान पूछो, फरहीन कहाँ है? पूछा नहीं, क्या कर रही है वो? कोमल गई, क्या कर? कोमल सुधरेगी नहीं। कोमल कहाँ गई? अरे बुआ कहाँ चली गई आज? फूफी, फूफी घर तो नहीं चली गई? ओ भगवान। अब आ जाओ चलो, ये अभी करा देंगे चैप्टर, एक ही चैप्टर कराऊंगा वैसे मैं, इसलिए मैं आराम से करा दूंगा। अब आ जाओ। देखो सुख शादी कैसे होंगे पहले ये बताओ। हाँ घर गई हो। तो सुख शादी रोग कैसे होते हैं? जिनके अंदर हेतु कम हो, लक्षण कम हो, उपद्रव कम हो, नई व्याधि हो, चतुष्पाद पूरे हो, समझ गए। और दोष दुष्ट प्रकृति सम न हो, आपस में मिलते ना हो। ठीक है, देखो पढ़ना। तो देखो हेतु पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्य च। तो जहां पर हेतु पूर्व रूप रूप कम हो, पहले लक्षण याद हो गया सुख शादी का, बोलो। जहां पर हेतु पूर्व रूप रूप कम हो, कम हो मतलब सारे लक्षण वाली व्याधि नहीं हो, अल्प थोड़े से पूर्व रूप हो, थोड़े से हेतु, उससे उत्पन्न व्याधि जल्दी ठीक होती है। ठीक है। फिर अरे रमन टेस्ट नहीं करवाया है, बोला था ना मैंने टेस्ट कराने का। सीरियस नहीं है? ये बड़ी भूल। अनिर्देश कारित्व क्या?
हेतु कुल रूपाणी रूपाणी अल्पानि यस्य च न च तुल्य गुणो दोष्यो, दूष्य के तुल्य गुण नहीं होना चाहिए, न दोष प्रकृति भवे, और न ही दोष की प्रकृति के समान हेतु होना चाहिए। जैसे बात प्रकृति वाला पुरुष तो बात हेतु नहीं होना चाहिए, तो वो शुभ शादी होगी। न च काल गुण तुल्य, काल भी, काल का गुण, व्याधि का गुण, हेतुओं का गुण भी नहीं मैच होना चाहिए। न देशो दुरुक्रम, गति एका, गति का मतलब क्या था, मैंने बताया था, रोग की गति, समझ गया ना। अरे गति का मतलब पता है ना, वहां आया था ना रोगों की त्रिविध गति, कौन से चैप्टर में, कौन से चैप्टर में आती है, चरक सूत्र 11 में आती है रोगों की। अरे वाह प्रीति, मजा आ गया। चलो, चरक सूत्र 17 में आता है। तो यहाँ देखो लिखा है, दोष की गति ऊर्ध्व गति वाला हो, और फिर आया नवत्व, व्याधि कैसी हो। अरे कुछ लोग होते हैं ना 10 साल बाद आते हैं, व्याधि व्याधि कैसी होनी चाहिए, बताओ, नहीं होगी ना। तो फिर रोगस्य उपद्रव न च, और व्याधि किसी उपद्रव वाली नहीं, और व्याधि उपद्रव वाली कौन सी होगी, बताओ कौन सी होगी, जो पुरानी होगी, जो फिर लक्षण के बाद या फिर वेदावस्था में चली गई होगी, उस क्रिया काल की वेदावस्था को क्रॉस कर गई होगी, वहां उपद्रव होंगी। तो उपद्रव नहीं है तो मतलब कॉम्प्लिकेशन, किसी भी डिजीज की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। अब आए दोषस्य एक समुत्पत्तो देहम सर्वौषधक्षम, एक दोष से उत्पन्न वाली व्याधि हमेशा कैसी होती है, सुख साध्य होती है, और उसके व्यक्ति का शरीर, उसकी देह सभी औषधियों का बल सहन कर सकती है, मतलब उसको कुछ भी दो खा ले। ऐसे नहीं कि पेशेंट बोले अरे कड़वा है नहीं पिया जाता। कल मैंने बोला दीदी को, दिलरूपा दीदी को, मैंने कहा दिलरूपा दीदी चूर्ण खा लोगी क्या, दवाई पी लोगे क्या, दवाई तो मेरे से नहीं पिए जाएगी, ऐसे बोली। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बोला कहा नहीं गोली खा लेना और ये मालिश कर लो। उसने मालिश को लेके तो इतना खतरनाक कमेंट किया ना, मैं बोल नहीं सकता। वो मालिश को लेके उसने अलग ही कमेंट किया। मैंने बोला कि आपको अभ्यंग स्विच कराएंगे तो आपका पेन से ही हो जाएगा बैक पेन। तो मैंने कहा हमारे यहाँ एक लड़की है जो आती है अभ्यंग स्विच कराने, तो आप आ जाना और उस लड़की से अभ्यंग स्विच कर लेना। तो वो क्या बोली, अरे मेरा लड़की वड़की से अभ्यंग स्विच नहीं होगा, लड़का हो तो बताओ। वो बोल वो बोलना बोली कि मेरा बदन तो बहुत टाइट है, वो किसी लड़की के बस का नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लड़की को बोल लो बराबर। खतरनाक बोला। उसने एक और बात बोली थी लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता चलो, चलो तो ये माफ करना चाहिए। हेतु पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस, मेरे पास एक पेशेंट 1 घंटा रुकता है, पहले बता रहा हूँ। पेशेंट आता है 1 घंटा तक रुकता है और फिर जाता है, 1 घंटा लगता ही है, 1 घंटा 1 घंटा जाता है। मजाक मजाक में सब पूछ लेता हूँ मुझसे। तो हेतु पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस चाहिए, ब्रैकेट लगाना। न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषो प्रकृति भवेत, ये लगाना। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके टेस्ट में, देखो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, एज इट इज आएगा। लाइन आएगी, न च काल गुणेश तुल्य को, मैं ये बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है आई कोई भी एक आई। न च काल गुणेश तुल्यो न देशो दुरुक्रम, आगे लिखा होगा कच साध्य, फिर एरो लगा के। फिर आएगा काल प्रकृति दूषण सामान्य सामान्य यानी तमश्च, आगे लिखा होगा याप्य। फिर आएगा लब्ध्वा अल्प सुखेन हेतु नाम आशु प्रवर्तनम, आगे लिखा होगा सुख साध्य। और एक लाइन लिखा है कि क्रियापतमतिक्रांतम सर्वमार्ग अनुसरण, आगे लिखा आएगा प्रति साध्य। अब मिलाओ कॉलम, अब क्या मिलाओ,
क्या मिलाओगे? कॉलम मिलाओगे। चारों सुख साधी कृत साधी की लाइन है और कॉलम मिलाना। आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ये टाइम पर क्या प्रमेय में दोष कुछ वो अपवाद है वाग्भट में। वो वाग्भट में एक अपवाद आता है, ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम प्रमेय तुल्य दूषिता रक्त गुल में पुराणत्वम साध्यत्व लक्षणम। ये अष्टांग संग्रह का श्लोक है, ठीक है ना? किसका श्लोक है? तो किसका लक्षण है? तो वो इसीलिए तो कपट प्रमेय कैसा होता था? सुख शादी का मतलब है ना। सुख शादी के लिए कपट प्रमेय में क्या आया था कि जैसे वहां बोला था कि प्रमेय में दो मेन कपट प्रमेय में दूसरी क्या होता है? शुरू में मेद होता है, अपद मेद होता है, बहुद्रव श्लेष्मा अपद। कफ और मेद दोनों समान गुणधर्मी है। तो वो समान गुणधर्मी है, तो उन दोनों के साथ एक ही मेडिसिन काम करेगी। क्यों? क्योंकि आप कफ चामक जो भी मेडिसिन दोगे वो किसके ऊपर काम करेगी? मेद धातु के ऊपर काम करेगी। समझ गए? तो वहां पर क्या होगा कि वो विरोध नहीं करेगी, वो दूष्य या वो दोष उस औषधि का विरोध नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर अपवाद इसीलिए आया कि ज्वर ज्वर के लिए क्या आया कि ज्वर कैसा होना चाहिए? तुल्य ऋतु वाला होना चाहिए। इसीलिए वहां चरक ने क्या बोला कि शरद और बसंत में उत्पन्न ज्वर कैसा होता है? प्राकृतिक सुख साध्य होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक ज्वर होता है, वो सुख साध्य होता है। वर्षा वाला इसलिए बोला क्योंकि वो लंघन में अपवाद है। तो वहां पर वर्षा वाला विकृत ज्वर प्रतिसादी होता है। बाकी इसीलिए वहां पर प्राकृत और विकृत ज्वर की बात करता है चरक, क्योंकि वो वहां पर चिकित्सा के उपक्रम का विरोध नहीं करता है। जैसे क्या बोला था कि शरद ऋतु और बसंत ऋतु में आग ने लंघन किया, उस लंघन से बल की हानि नहीं होगी, बात बढ़ेगी नहीं, बात कुपित नहीं होगी। जबकि वर्षा ऋतु में बात कुपित, वहां लंघन नहीं करा सकते। जबकि ज्वर की प्रधान चिकित्सा क्या है? लंघन है। लंघनम स्वेदनम कालो ये रस, इसीलिए वो विरोध करेगा। ठीक है। इसी तरह से क्या बोला? रक्त गुल्म और है ना, तो ज्वर हो गया, प्रमेय हो गया, रक्त गुल्म। रक्त गुल्म को इसीलिए पुराना बोला क्योंकि वहां पर एक आपको सिक्योरिटी चाहिए कि भाई वो गर्भ है या फिर गुल्म है। तो वहां पर उसके लिए एक काल काल का प्रभाव देखना है। क्या काल का प्रभाव देना है? कि भाई गर्भ का जो व्यतीत काल है कितना, 9 से 10 महीने, वो व्यतीत होने के बाद चिकित्सा करना है, ताकि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंफर्मेशन दो कि हाँ ठीक है, रक्त गुल्म है या गर्भ है। क्योंकि उनके दोनों के लक्षण सेम आते हैं, स्पंदन होता है, सेम टू सेम आते हैं। तो आपको वहां रूल आउट करना है। उस रूल आउट करने के चक्कर में उसको क्या बोला? रक्त गुल्म को शादी बोला। समझ गए? तीनों एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक। अब आ जाओ, ये श्लोक है पढ़ना, ये श्लोक याद करना है, ठीक है। इसलिए काश्यप को चरक क्या बोलता है? 10 मास बाद चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये श्लोक आया सुख शादी का भाग में आता है। सर्व औषध क्षमे देहे यूनम अमर्म को अपि हेल्प अमर्म को अल्प हेतु उग्र रूप रूप रुद्र अतुर्य दुष्टेषु प्रकृति पाद संपदा दी रहेशु अनुगुणेषु एक मार्ग नवसुख, ऐसे करके श्लोक आता है अष्टांग हृदय सूत्र 1 का। ठीक है ना? वो भी याद करना है, ये भी याद करना है। अब आ जाओ कृत शादी। कृत शादी में देखो 14, 15, 16। अब मैंने बोला था कृत शादी में देखो लिखा कोई एक चीज का खर्च। देखो शादी और कृत शादी में क्या फर्क है? इनमें से कोई एक चीज आ जाएगी। जैसे हेतु का बल आ गया, या पूर्ण रूप ज्यादा आ गए, लक्षण ज्यादा आ गए, ये चतुष्पाद पूर्ण नहीं है, कोई एक चतुष्पाद का हिस्सा नहीं है। समझ गए? या फिर 2 दोष है। समझ गए? एक दोष था, यहाँ 2 दोष आ जाएंगे। या फिर वो बेशर्त से शादी नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? गलत शादी हो जाएगा। समझ गए थे? या फिर कैसे कंडीशन आ गई? सुकुमार लोग आ गए, बाल वृद्ध ऐसे लोग आ गए, उनके लिए हमेशा मुश्किल हो जाती है। पल्ले बढ़ गई। अब आ गया, अब आगे आ जाओ। निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्यम, आगे ना मध्यम बल, पहले क्या था? अल्प था ना। अरे हेतु का, लक्षण का, इनका बल
क्या था, पूर्व रूप का बल कैसा था, कम था। यहाँ आ गया मध्यम, कम आएगा तो सुख साध्य, यहाँ मध्यम आ गया तो कृत साध्य। फिर अब देखो काल प्रकृति, कौन सी प्रकृति, शरीर की प्रकृति या दोष की प्रकृति। काल प्रकृति दुष्य, दुष्य मतलब धातु है। सामान्य अन्यतमश्च, सामान्य से अन्यतम मतलब किसी एक की समानता हो। सामान्य अन्यतम मतलब कोई एक की समानता हो जाए आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, कृत साध्य। समझ गए। अब आगे कौन कौन सा, गर्भिणी बड़ी मुश्किल होती है, वृद्ध बड़ा मुश्किल होता है, और बच्चा तो सबसे मुश्किल होता है। ना अति उपद्रव, और ये इनकी व्याधियां हो, देखो बच्चे की व्याधि हो, वृद्ध की व्याधि है और गर्भिणी, इनकी व्याधि बिल्कुल नहीं हो, उपद्रव नहीं होंगे, फिर भी वो कैसी होगी, कृत साध्य होगी, ध्यान रखना, ठीक है। उनकी उपद्रव रहित व्याधि भी कृत साध्य होती है, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं खाएंगे या मेडिसिन का बल को झेल नहीं सकते, और गर्भिणी को तो कुछ ही नहीं करा सकते, गड़बड़ी है, उसको तीक्ष्ण औषधि, ज्यादा मात्रा में औषधि भी नहीं दे सकते, इसीलिए। या फिर मेडिसिन उनके ऊपर काम ही नहीं कर रही, ऐसा कोई पेशेंट है जिसके ऊपर मेडिसिन काम नहीं कर रही, या वो मेडिसिन खा ही नहीं सकता, और जो मेडिसिन नहीं खा सकता उसकी व्याधि अपने आप कृत साध्य होगी। क्यों, उसको अब अपने को शस्त्र शारग्नि करना पड़ेगा कि भाई तू दर्द के मारे बड़ा परेशान हो रहा है, दवाई भी नहीं खा रहा है, शस्त्र शारग्नि कर दो, तो वो कृत साध्य में। तो शस्त्र शार अग्नि कृत्यानाम अनवम कृत्य एक देशजम। और अनव, अनव का मतलब क्या होगा, जो नया नहीं है, मतलब क्या है, पुराना है। कृतजम एक देशजम, तो एक देश का मतलब क्या है, बताओ। एक देश का मतलब एक रोग मार्ग, क्या, एक देश का मतलब एक रोग मार्ग, किसी भी एक रोग मार्ग में, लेकिन वो पुराना है, समझ गए। किसी भी एक, मैंने कहा ना कोई एक चीज मैच हो जाएगी, एक रोग मार्ग में है लेकिन पुराना है, पुराना है लेकिन एक रोग मार्ग में, तो वो कृत साध्य में चला जाएगा। फिर अब आया देखो, विद्यात एक पथम आया ना, एक पथ, एक देश, एक पथ। और एक देश का मतलब ये भी समझ सकते हो शरीर के किसी एक एरिया में हो रहा है, ये भी समझ सकते हो, या फिर किसी एक मर्म रोग मार्ग में हो रहा है। फिर विद्यात एक पथम, यहाँ आ गया एक पथ, मतलब एक स्थान, और यहाँ पर हाँ देश का मतलब वही है कि जंगल वाला है, अनुप वाला है या स्थावर वाला, इसलिए। फिर विद्यात एक पथम रोगम नाति पूर्ण चतुष्टयम, चतुष्पाद में से कोई एक क्या है, गायब है, पूरा नहीं है, याद रहेगा। हाँ, मैंने बोला था ना चतुष्पाद, उधर आया था ना, पूर्ण चतुष्पाद, देखो लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? चतुष्पादो उत्पत्ति से है ना, आया ना, चतुष्पाद की उत्पत्ति है, मतलब पूर्ण है, उपस्थिति है, वो बोल जाए सूत्र ले आ गया, नाती पूर्ण चतुष्पादम द्विपथम। अब आ गया, देखो पहले क्या था, अनवम था, और एक देश और एक काल वाला था, समझ गए, मतलब एक देश और एक पथ वाला था, लेकिन वो पुराना था। अब क्या बोल रहा है, नया है लेकिन क्या है, क्या बोला, न अति कालम, समझ गए ना, नया है, द्विपथम न अति कालम वा कृच्छ साध्यम निर्दोषम, या फिर दो दोष से उत्पन्न है, दो मार्ग वाली व्याधि है, और अतिकाल, न अतिकाल मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है ना, अधिक पुराना नहीं है लेकिन दो रोग मार्ग वाला है। क्वेश्चन आया, ऐसी ऐसी व्याधि जो अधिक पुरानी नहीं है और दो पथ वाली है, उसकी साध्यता साध्यता क्या होगी, बताओ। सुख साध्य, कृत साध्य, याप्य, असाध्य, अंत जाएगा कृत साध्य। और क्वेश्चन आया, दो दोष वाली व्याधि होती है, सुख साध्य, कृत साध्य, अनुक्रम, याप्य और कृत साध्य, दोनों, दोनों याप्य और कृत साध्य दोनों होती है, दो दोष वाली। और जस्ट 17-18 क्या आएगा, तो ये लाइन मार्क कर लेना चाहिए, काल प्रकृति दुष्टानाम वाली, और विद्या देख प्रथम अति चतुष्टयम त्रिपदम कालम तत्सत्यम विदुतम, ये वाली याद रखना, सेक्स चार रखने वाली भी याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला 17-18, शेषपात आयुष, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी की आयु शेष हो, क्या हो, क्या बोल रहा है, किसी की आयु शेष हो, लेकिन वो केवल पथ्य आहार विहार से जिंदा हो, उसकी साइकिल चल रही है बस, उसमें
आपने प्रत्याहार विहार किया तब तक स्वस्थ है, और जैसे ही एक आपत्ति कर लिया लटक गया, भयंकर बीमार हो गया। जैसे डायबिटीज वाले को क्या होता है, प्रमेय में ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि आपको शुगर बंद करना है, तो वो शुगर नहीं खाता है, तब तक उसका शुगर लेवल मेंटेन रहता है, डायबिटीज के कोई सिम्टम और ये नहीं आते कॉम्प्लिकेशन। इस तरह से वो बोलते हैं हाइपरटेंशन वाला नमक नहीं खाएगा, घी तेल नहीं खाएगा, तो उसको बीपी नॉर्मल रहेगा। वो बस योगा प्राणायाम करता रहे, थोड़ा बहुत डेली रूटीन की डाइट को पथ में रख के एक्टिविटी करता रहे, वो ठीक रहेगा, बीपी का उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा होता है ना ऐसा, तो वो क्या है, एक तरह से यापन ही करवा रहे हैं ना आप उससे, उसकी आयु शेष से होगा उसको यापन करवा रहे हैं। और पेशेंट दवाई नहीं लेता है तो भी वो असाध्य की तरफ चली जाती है व्याधि। वैसे भी कुछ यापी व्याधि को असाध्य होने में क्या टाइम लगता है, यापी तो है वो असाध्य का ही भेद है, ठीक है ना। पहले तो उसको बच्चे शादी की तरफ ले जाओ और फिर शादी की तरफ ले जाना बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत हिम्मत कर लेता हूँ असाध्य की चिकित्सा में, असाध्य की चिकित्सा करनी नहीं चाहिए पर मैं हिम्मत कर लेता हूँ कि बात चलो कर लेता हूँ, वो कई बार ठीक हो जाता है। इसलिए वो एलोपैथी वाले बोल देते हैं हमसे ठीक नहीं होगा, पर वो ठीक हो जाता है इसलिए। ठीक है? चलो आ जाओ। फिर आया क्या, लब्ध्वा शेषत्वा आयुषो याप्यम असाध्यम पथ्य सेवा, आया ना कि पथ्याहार सेवा से क्या हो जाएगा, वो ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपत्य किया थोड़ा सा भी, उसकी व्याधि के लक्षण एग्रीवेट हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएगा, बेड रिटर्न हो जाएगा ऐसे। वो क्या है याप। फिर देखो लिखा लब्ध्वा अल्प सुखम अल्पेन हेतु नाम आशु प्रवर्तनम, आ गया ना कि थोड़े से भी हेतु होगा तो आशु मतलब भयंकर प्रवृत्ति हो जाएगी, व्याधि के लक्षण आ जाएंगे, आईसीयू में चला जाएगा, ऐसा होता है। तो थोड़े ही कारण से जो भयन रूप से बढ़ जाए, जिस रोग में गंभीर धातु में दोष चले गए। अब बताओ समझ गए ना, गंभीर धातु क्या होता है, गंभीरम बहु धातु स्तंभ, गंभीर धातु में कौन सी है, गंभीर धातु में कौन सी है, नाम बताओ। शाखा में बोला था रक्तादि धातु, लेकिन जब मर्मार्थी संधि बोला, अस्थि ये बाद वाली धातु, अस्थि मज्जा शुक्र किसमें जाएगी, गंभीर में। रस रक्त मांस मेद इसमें जाएगी शाखा में, ठीक है। तो ये लिखा है कि गंभीर धातु और प्लस बहुत सारी धातु, समझ गए ना कि एक से ज्यादा धातुओं का मैनिफेस्टेशन। जैसे कौन सी व्याधियां होती है, प्रमेय वाली व्याधि, कुष्ठ वाली व्याधि, विसर्प वाली व्याधि, वात रक्त वाली व्याधि, और कौन सी व्याधि है जिसमें बहुत सारी धातुओं का मैनिफेस्टेशन होता है। ये चार तो डिजीज हो गई जिसमें बहुत धातु का मैनिफेस्टेशन होता है। और कौन सी व्याधि जहाँ पर बहुत सारी धातुओं का मैनिफेस्टेशन होता है, बोलो। मौका, याद ही नहीं आ रहा क्या, ज्वर नहीं होता है क्या, और चलो पांडु भी है, पांडु पांडु में भी बहुत सारी धातुओं का मैनिफेस्टेशन होता है, जाने दो चलो। अब आ जाओ, तो लब्ध्वा अल्प सुखम अल्पेन हेतुनाम आशु प्रवचनम गंभीरम बहुधातुस्तम मर्म संधि समाश्रितम, और मर्म और संधि की व्याधियां, ये आपको बड़ी खतरनाक यापन करना वो, तो मर्म की व्याधि और संधि की व्याधि, ये मर्मार्थ की संधि कहाँ चला गया, मध्यम रोग मार्ग में। और मध्यम रोग मार्ग की कौन सी व्याधियां होती है अधिकतर, मध्यम रोग मार्ग में कौन सी व्याधि होती है अधिकतर, आपको पता है ना, मध्यम रोग का अनुसरण कौन करता है, वात दोष करता है। इसलिए फिर लिखा है नित्य अनुशयी, तो यहाँ पर लिखो नित्य अनुशयी का मतलब क्या है, अनुबंध, जिसका अनुबंध नित्य हो, तो जिसका शरीर, इसीलिए बोलते हैं ना कुछ लोग, जैसे मैं बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि व्याधि आज से 10 दिन की है, 15 दिन की, 1 महीने की, उसका ट्रीटमेंट जल्दी क्यों करवाना चाहिए। वो बोलते हैं कि व्याधि जितनी पुरानी हो जाती है, जितने लंबे टाइम तक हो जाती है,
फिर वो पेशेंट क्या बोलते हैं, देखो पेशेंट आगे क्या बोलते हैं, एक ही चीज वही बताऊंगा जो आप सोच नहीं सकते। वो बोलते हैं कि मैंने तो है ना पिछले 6 महीने से ये सब चीज छोड़ रखी है, फिर भी मेरी बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा उसका सवाल है। क्या होता है, वो बोलेगा कि मैं तो दलिया खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, लेकिन मेरी बीमारी सही नहीं होती है। उसके लिए ये लॉजिक क्या है कि नित्य अनुशयी रोगम दीर्घ कालम अवस्थितम। अरे ठीक हो जाएगी, जयपुर आ जा, तेरे को कंसल्ट करता हूँ। ठीक है, तो पेन भी ले जाना। ऐसे सोच ले कि पेन लेके आना है। मैं 2 बार दिल्ली आ गया, तू आई नहीं। अब नहीं आता। अब भी दिल्ली दुरुस्त है। दिल्ली दुरुस्त। अभी कल परसों एक फोन आया, कंसल्टेशन के लिए दिल्ली में जाना है। मैंने कहा भाई दिल्ली में कंसल्टेशन के लिए जाना है, 15 दिन पे बोली कि 15 दिन में आ जाओ। अब नहीं आता। दिल्ली में कंसल्टेशन चला, तो नित्य अनुशयनम तो समझ गया ना। तो पेशेंट ऐसा बोलता है कि दिल्ली एनसीआर में थी पागल। मैं कल बात बोल रहा हूँ, आज तो नित्य अनुशयनम रोगम दीर्घकाल। तो समझ गए ना, रोगी ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन बोलते हैं मैंने 1 महीने से कुछ नहीं खाया, कुछ लोग बोलते हैं मैंने 1 साल से कुछ नहीं खाया, बोलते हैं ना। वो बोलते हैं कि फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। भाई मैंने सब छोड़ दिया फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, दवाइयाँ भी खा रहा हूँ। तो फिर उसको बोलना है कि तेरी व्याधि बहुत पुरानी थी, तब जाके तूने इलाज लिया, अब वो शरीर में उसका क्या हो गया, नित्य अनुबंध हो गया, नित्य अनुशयी व्याधि हो गई। आप आपके लिए हर चीज का आंसर है। आपको आयुर्वेद में हर पेशेंट जो भी बोलेगा आपके पास उसका आंसर है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है, किसी न किसी जगह किसी न किसी सूत्र फॉर्म में लिखा हुआ है, त्रिसूत्र आयुर्वेद हेतु लिंग औषध में लिखा हुआ है। आपको पहचानना है, उसको फाइंड करना है, उसको अप्लाई करना है, इतना ही है बस। प्रॉब्लम क्या है, हम करते हैं या फिर हम कल पे छोड़ देते हैं। कल तो खा जाएगा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 1 महीना, एक एक दिन जुड़ जुड़ के है ना, बहुत भारी हो जाता है। एक दिन की गलती संग्रह होता है, दूसरे दिन की गलती उसमें संग्रह होता है, वो बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है। और जो वो गड़ा होता है ना बड़ा बड़ा, वो उठाया नहीं जाता। इसीलिए छोटी गलती हमेशा एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। छोटी गलती पे कभी भी पर्दा नहीं करना चाहिए। छोटी गलती उसको बहुत बड़ा समझो, ये छोटी गलती आज छोटी लग रही है लेकिन ये भारी हो गई ना, तो नहीं झेला जाएगा। और मुस्कान को इसका एहसास है 2 महीने का, 2 महीने की गलती बड़ी भारी। आप समझो। और जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे ना, मैं बहुत बार क्या होता है कि ठीक है मैं बोल देता हूँ, मेरी क्या आदत है पता है, मैं मुंह पे बोलने वाला हूँ। इस बात को नेहा जान, ये नेहा मेरे सामने है, नेहा सेन उर्फ खवास। तो खवास है, तो ये जानती है कि मैं मुंह पे कितना गंदा बोल देता हूँ कभी कभार। पर वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके भलाई के लिए होता है। मैंने बोलना बंद कर दूंगा तो कर ही दूंगा, मैं जैसे कर दिया मैंने कर दिया है बंद कुछ लोगों को बोलना। और मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ कि मैंने सोच लिया कि इसको नहीं बोलना है, मैं नहीं बोलता। मैंने कोमल को खूब बोल दिया, अब नहीं बोलता हूँ, ना बोलूँगा। कोमल को बहुत बोल दिया मैंने। उसके अलावा एक दो लोगों को भी मैंने बोलना बंद कर दिया, मतलब छोड़ दिया है बोलना। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, भले वो कल चले जाएं क्लास से, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने उनको बोलना बंद कर दिया, कुछ करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी ठोकर लगनी चाहिए। इंसान जब खुद फेस नहीं करता ना परिस्थिति को, तब तक उसको एहसास ही नहीं होता है कि मैं किस बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, कौन कैसे निकलूँ मैं।
तो खुद फंसेंगे नहीं, खुद फेस नहीं करेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, तब तक नहीं संभालेंगे। ये सच्चाई है दुनिया की यार। कोई कितना भी आपको अच्छा बता दे, करा दे, एक ठोकर जिंदगी की, है ना। अरे नया एक टाइटल निकला, एक ठोकर जिंदगी की। वैसे क्या आता है, एक जिंदगी की, एक क्या आता है? अब बूंद नहीं रहे, एक ठोकर जिंदगी की खानी खानी। कुछ लोग चार ठोक रहे हैं, पांच ठोक रहे हैं, ठोक रहे हैं, खाते ही रहे। तो ये समझ में आ गया कि नित्य अनुसयी दीर्घकाल अवस्था। अब आया 19-20 MD 2012 क्वेश्चन। क्या है? तद्वत। तद्वत का मतलब क्या होता है? उसके जैसा। किसके जैसा? उस व्याप्य के जैसा। प्रत्याख्ये त्रिदोषजम। प्रत्याख्ये कैसे होते हैं? त्रिदोषज होते हैं। वो है असाध्य, है असाध्य की कैटेगरी में, इसीलिए। तो वैसे तो यहाँ पे दो द्विदोषज है लिखा है ना, विद्या द्विदोषज, लेकिन उसी की तरह असाध्य व्याधि जो प्रत्याख्य होती है वो त्रिदोषज होती है। क्रियापथम। क्रिया का पथ। बताओ क्रिया क्या है? अरे क्रिया क्या है आपकी? चिकित्सा। धातु साम्य के लिए जो प्रवृत्ति है वो क्या है? क्रिया का पथ है। आपकी क्रिया का पथ मतलब चिकित्सा का रास्ता क्या है? चिकित्सा का रास्ता अतिक्रांत। उस अतिक्रांत कर लिया किसने? व्याधि ने। व्याधि ने चिकित्सा के पथ का अतिक्रमण कर लिया, कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब बोलते ना, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा एक रास्ते के सिवा। बोलते ना लोग कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं बचा, एक ही रास्ता बचा है मैं, कि मैं। चलो आ जाओ। अरे जहर खाने, कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं। फिर सर्वमार्ग अनुसारिणम। क्रिया बताओ अतिक्रांतम सर्वमार्ग अनुसारिणम। औत्सुक्य अरति सम्मोहकरम। औत्सुक्य अरति सम्मोहकरम इंद्रिय नाशनम। क्या है? औत्सुक्य अरति सम्मोह। और यही क्या थे? औत्सुक्य मोह रति आगे इंद्रिय स्थान में आएंगे। क्या है? अरिष्ट लक्षण है। क्या है? अरिष्ट लक्षण। ये सब आएंगे, औत्सुक्य मोह अरति इंद्रिय नाश। इंद्रिय नाश क्यों तो आया था ना, आगे आएगा ना, इंद्रिय नाश हो जाना। अरुंधति को तारे को नहीं देख सकता, जो कान बंद करके कुछ की जाता कि शब्द नहीं सुन सकता। रस विषय, रस दो अरिष्ट, दो अवस्थाओं को प्राप्त होता है विकृति की, वो प्लस बंद विषय अरिष्ट आएगा, तो वो क्या है? इंद्रिय नाश तो है, समझ गए ना, अरिष्ट। पल्ले पड़ गई बात, पड़ गई। दुर्बल से सुसमृद्धम व्याधि सारिष्टमेव च। और दुर्बल व्यक्ति, बिल्कुल दुर्बल, और व्याधि की शक्ति प्रबल हो। व्यक्ति दुर्बल, व्याधि की शक्ति प्रबल, और अरिष्ट लक्षण उपस्थित हो, स्वाहा, उसे प्रत्याख्य कहते हैं। अब आ जाओ देखो, जो सबसे इंपोर्टेंट, रोग की परीक्षा के बाद चिकित्सा। पहले बोला, अब वापिस बोल दिया उसको, पहले पद्य में था, पहले गद्य में था, पद्य में। पिज्जा प्राग परीक्षे। प्राग मतलब पहले, पीछक रोगी, पीछक मतलब व्यक्ति को, प्राग मतलब पहले क्या करना चाहिए? परीक्षा करके विकारों की लक्षणों को समझकर, लक्षणों की परीक्षा करके पश्चात कर्म समारंभ, उसके बाद कर्म समारंभ करना चाहिए। ऐसी लाइन कहाँ आई बताओ? ऐसी लाइन कहाँ आई? पश्चात कर्म समारंभ। सेम मिलती जुलती, वेरी गुड, 20/20 क्या आती है? रोगम आदो परीक्षे, यही तो है, यही लाइन है ना। देखो भली, विकार नाम परीक्षे,
रोगम आदो परीक्षे आया ना, बीसजा प्राग, प्राग मतलब पहले, आदो मतलब आदि में, दोनों एक ही श्लोक है, एक ही श्लोक है, बस ये समझो। रोगम आदो परीक्षे तत्वनंतर मोदम तथा कर्म पश्चात तथा कर्म विषय पश्चात ज्ञान। इसी तरह से क्या आया था, चरक सूत्र एक में क्या आया था, रोग्यभ्यो यह प्रमोचिए। चलो आगे आ जाओ। फिर आगे क्या आया, पश्चात कर्म समारंभ। एक जगह और कहाँ आता है कर्म समारंभ, कोई बताएगा? मैंने मोक्ष को इनको पढ़ा रखा है, कर्म समारंभ। बोल बोल जल्दी, पढ़ी हुई चीज पूछ रहा हूँ। विमाना देखना। और कर्म समाचरित, कर्म समाचरित, कर्म समारंभ यहाँ आता है, कर्म समाचरित कहाँ आता है? ये तो पक्का पता होना चाहिए। तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणी, आया था। चलो, कहाँ आता है श्लोक? 18 में। प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान, वहाँ आता है, ठीक है। त्रिविध बोध संग्रह, वहाँ मैंने वही पूछा कर्म समाचरित, तो यहाँ आ जाता है कर्म समारंभ। कार्यम साध्येषु धीमताम, बुद्धिमान को कार्य चिकित्सा कार्य करना चाहिए। अब आ जाओ लास्ट, इस साध्यता असाध्यता का लाभ क्या है भाई, व्हाट इज द बेनिफिट। अब आ जाओ 22, साध्य असाध्य विभाग विभागज्ञो यह सम्यक प्रतिपत्ति मान, प्रतिपत्ति अपना कर्म अकर्म जानने वाला, क्या करना, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, क्या नहीं करना, क्या करना। फिर समेत्रे तुल्याना, वह कौन, जो क्या करेगा, साध्य साध्य का विचार करके चिकित्सा करेगा, वह उस मैत्रेय के समान मिथ्या बुद्धि को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए लिखा है स मैत्रेय तुल्य नाम मिथ्या बुद्धि प्राप्त न प्रकल्पित, मतलब न स मैत्रेय बुद्धि, मैत्रेय तुल्य नाम मिथ्या प्रकल्पित, मतलब मैत्रेय के समान वो मिथ्या बुद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। समझ गए? अब आज की लास्ट लाइन, और यहाँ पर आया आत्रेय मैत्रेय संवाद, कहाँ आया क्वेश्चन आता है, आत्रेय मैत्रेय संवाद कहाँ आया, चरतुत्र 10 में। फिर आया देखो चतुर्विध विकल्पा जास्त व्याधि स्वलक्षणा, तो यहाँ आया व्याधि के कितने विकल्प है, हाउ मैंने विकल्प ऑफ व्याधि, 4, कौन कौन से, वही शादी, या फिर अनुक्रम, इसी शादी के कितने विकल्प थे, 3। चलो आज ये चैप्टर हो गया, ठीक है, अच्छे से। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? थैंक यू। वैसे मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट आई टीचर, मैं केवल और केवल स्टूडेंट।
ठीक है। हम स्टूडेंट ही हैं। टीचर का तो कुछ है ही नहीं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट। ऑलवेज स्टूडेंट बिकम ऑलवेज इन लर्निंग फेज। हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमें टीचर बन जाए तो सीखना पड़ता है, इसलिए हमेशा लर्निंग फेज में रहना चाहिए। और वो एज ए स्टूडेंट रह के संभव है। ठीक है। So, और कोई किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलो। किसी को कुछ पूछना हो मेरे से, छोटा बड़ा कोई सवाल हो या कोई बवाल हो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। रिकॉर्डिंग बोल देते अब बोलो।